अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशर चौधरी और आप देख रहे हैं एमके स्मार्ट सॉल्यूशन। एमके स्मार्ट सॉल्यूशन इज अ डोमेन ऑफ केमिस्ट्री। हियर आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम विल क्लियर योर concepts फ्रॉम बिगिनर्स टू एक्सपर्ट लेवल। इट मीन्स एमके स्मार्ट सॉल्यूशन का मकसद है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान और मददगार प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक। अब हमारा टॉपिक है कंसेप्चुअल एनालिसिस ऑफ द होल यूनिट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, या फिर दूसरे लफ्जों में बात करते हैं कंसेप्चुअल डायग्राम ऑफ द होल यूनिट ऑफ बायोकेमिस्ट्री को। अब इस टॉपिक में हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हमने बात की बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द लाइफ, मतलब कि ऐसी केमिस्ट्री की शाख जो जिंदगी से डील कर रही होती है। बायोकेमिस्ट्री डील विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू स्टडी द नेचुरली अकरिंग मैक्रोमॉलिक्यूल्स व्हिच आर फाउंड इन लिविंग बॉडीज, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डील कर रही होती है उन मैक्रोमॉलिक्यूल्स को एनालाइज करने के लिए जो लिविंग बॉडीज जैसे कि प्लांट्स या एनिमल्स में पाई जा रही होती हैं। अब वो लिविंग या मैक्रोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स। तो स्टेप बाय स्टेप हमने इन तमाम टॉपिक्स को, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को और न्यूक्लिक एसिड्स को एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट विटामिन्स को बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया है इस पूरे चैप्टर में। सो हमने अब क्या करना है, हमने उन तमाम टॉपिक्स को यहाँ पे समराइज करना है, एक कंसेप्चुअल थॉट बनानी है कि हमने कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक पढ़ा है तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है और उसकी क्या क्या अहमियत हो सकती है, जैसे टाइप्स क्या क्या होती हैं, सोर्सेज कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से हैं, यूजेस कौन कौन से हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। उसके अलावा प्रोटीन्स की बात कर ली, लिपिड्स की बात कर ली, न्यूक्लिक एसिड्स कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या इनके मेजर फैक्टर्स हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, विटामिन्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। अब हमने पूरे चैप्टर को, वो कहते होते हैं दरिया को कुएं में बंद करना है, तो वो यहाँ पे करना है हमने कंसेप्चुअल एनालिसिस के टॉपिक में उसे एक्सप्लेन करना है। तो बायोकेमिस्ट्री हमें पता चल गई, केमिस्ट्री की वो शाख जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डील कर रही होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो पाए जा रहे होते हैं उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही होती है, उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री में बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? द हाइड्रेटेड कार्बन्स फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसे कार्बन होते हैं जिनके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं और वो एक ऐसे कंपाउंड बना देते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हो गया, C6H12O6, ये कार्बोहाइड्रेट्स है। सक्रोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, गैलेक्टोज, सो इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास है मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स में हमने बात की वो कार्बोहाइड्रेट्स जो 3 से लेके 9 कार्बन एटम्स के मिलने से बन रहे होते हैं, मतलब वो 3 कार्बन एटम्स के मिलने से भी बन रहे होंगे, जिन्हें ट्राइओस कह सकते हैं, 4 कार्बन एटम्स से मिलने से बन रहे होंगे जिन्हें टेट्रोस कह सकते हैं, 5 कार्बन एटम्स के मिलने से बन रहे होंगे जिन्हें पेंटोस कह सकते हैं, और 6 कार्बन एटम्स के मिलने से बन रहे होंगे जिन्हें हेक्सोस कह सकते हैं। सो ऑन, मतलब कि हमारे पास हेक्सोज है, उसकी हम एग्जांपल में बात कर लेते हैं। हमारे पास ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, ये सारे मोनोसैकराइड्स होते हैं। एक मोनो मतलब के सब यूनिट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जिन्हें मोनोसैकराइड्स कहा जाता है। फिर हमने बात की ओलिगोसैकराइड्स के बारे में, मतलब कि ओलिगोसैकराइड्स ऐसे मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के जो 2 से लेके 9 मोनोसैकराइड्स के मिलने से बनते हैं। यहाँ पे मोनोसैकराइड्स सब यूनिट्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं जब वो आपस में लिंक्ड अप होते हैं और लॉन्ग चेन बना रहे होते हैं, मतलब 2 मोनोसैकराइड से लेके 9 मोनोसैकराइड्स तक जब मॉलिक्यूल्स आपस में लिंक अप होके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, हम ओलिगोसैकराइड कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हमारे पास एक मोनोसैकराइड है फ्रुक्टोज, दूसरा मोनोसैकराइड है हमारे पास ग्लूकोज, ये दोनों हेक्सोज हैं। तो मोनोसैकराइड के ये 2 यूनिट जब आपस में लिंक अप होते हैं तो हमारे पास एक ओलिगोसैकराइड बनाते हैं जिसे सक्रोज कहा जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स क्या होते हैं? Polysaccharides are other type of the carbohydrate
दैट कंसिस्ट ऑफ मोनोसेकेराइड मोर देन 9 टू ऑनवर्ड, मतलब कि जब 9 से ज्यादा मोनोसेकेराइड के यूनिट्स अटैच होते हैं या 100, 200, 1000, लाख जितनी भी क्वांटिटी में ये लिंक्ड अप होकर एक लॉन्ग चेन बना देते हैं, इसे पॉलीसेकेराइड्स कहा जाता है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, जो बहुत सारे सेकेराइड्स मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल आपस में लिंक्ड अप होते हैं और लॉन्ग चेन जनरेट कर लेते हैं, तो उसे पॉलीसेकेराइड्स कहा जाता है। ये हमने देख ली टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। उसके बाद बात करते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? अब सोर्सेज में हमारे पास है हनी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कैरेट्स, सीरियल्स, शुगर केन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये तमाम जो हमारे पास है ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज है। मतलब कि इन तमाम चीजों से हम कार्बोहाइड्रेट्स हासिल कर रहे होते हैं। शहद भी मीठा होता है तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जा रहे होते हैं, फ्रूट्स भी कार्बोहाइड्रेट्स पे कंसिस्ट हो रहा होता है, वेजिटेबल्स में भी पाए जा रहे होते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं सीरियल्स में भी पाए जा रहे होते हैं। शुगर केन मतलब गन्ने, जो हम शुगर हासिल कर रहे होते हैं, चीनी हासिल कर रहे होते हैं, तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जा रहे होते हैं। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क है हमारे पास, बटर है, चीज है, ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिन्हें हमने वन बाय वन बहुत डिटेल से डिस्कस किया है रिसेंट लेक्चर में। नेक्स्ट हमने बात की यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के इस्तेमालात क्या हैं? ये ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स जो है हमारे पास, ये क्या काम परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में या ऑर्गेनिजम्स में। यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल, मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खा रहे होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर रहे होते हैं, और इट हेल्प इन द डाइजेशन, और ये खुराक को डाइजेस्ट करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। रेगुलेट द शुगर लेवल, शुगर लेवल को भी मेंटेन करते हैं, मतलब बॉडी में ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन कर रहे होते हैं। अब देखिए जब बॉडी वर्किंग परफॉर्म करती है तो एनर्जी इस्तेमाल होती है, जो एनर्जी इस्तेमाल होती है तो शुगर मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूट रहे होते हैं, तो वो एनर्जी बॉडी में मैकेनिकल वर्क परफॉर्म कर रही होती है। जब वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट रहे हैं मतलब कि ग्लूकोज का लेवल डाउन हो गया, और जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं इन द फूड, सो हमारे पास दोबारा फिर वो क्या करते हैं, रेगुलेट कर देते हैं शुगर लेवल इन बॉडी। उसके बाद हमारे पास एक्ट एज ए एनर्जी सोर्स। देखिए अभी हमने बात की शुगर लेवल को मेंटेन करते हुए कि ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक होता है बॉडी में और उससे एनर्जी रिलीज हो रही होती है, मतलब ये एक्ट कर रहे होते हैं एज ए एनर्जी सोर्स टू प्रोटेक्ट द क्रैम्पिंग। क्रैम्पिंग का एक प्रोसेस हो रहा है, उससे भी प्रोटेक्ट करने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स एक्ट कर रहे होते हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री में नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल या मैक्रोमॉलिक्यूल हमारे पास है प्रोटीन। प्रोटीन इज वेरी यूजफुल कंपोनेंट एज इट इज मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द अमीनो एसिड, मतलब कि अमीनो एसिड एक्ट करते हैं एज एन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। सो हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं कि अमीनो एसिड्स के हवाले से प्रोटीन्स के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। अब हमने अमीनो एसिड्स को डिस्कस करते हुए सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में बात करते हैं। देयर आर टू मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो हमारे पास एनिमल्स भी एक्ट कर रहे होते हैं एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन और प्लांट्स भी एक्ट कर रहे होते हैं एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ प्रोटीन, मतलब कि यूजेस ऑफ प्रोटीन में हमारे पास है डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस जो प्रोटीन परफॉर्म कर रहे होते हैं फंक्शंस। प्रोटीन परफॉर्म फंक्शन टू फॉर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए प्रोटीन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। एंजाइम्स एज कैटलिस्ट, एंजाइम भी प्रोटीन की शक्ल होती है जो कैटलिस्ट का काम कर रहे होते हैं। कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, बूस्ट द रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीन आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन लेदर इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इफेक्टिव काम कर रहे होते हैं प्रोटीन। इट यूज एज अ बेकरी प्रोडक्ट, बेकरी आइटम्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इट आल्सो यूज एज द फूड। सो प्रोटीन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है लिपिड्स। लिपिड्स क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं? देखिए हमने कहा है लिपिड्स आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो ईस्टर होते हैं, जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मिलने से बनते हैं, उन्हें लिपिड्स कहते हैं। लिपिड्स की दो मेजर कैटेगरीज होती हैं, फैट्स होती हैं या ऑयल्स होते हैं, ये दोनों लिपिड्स होते हैं। लेकिन अब बात करते हैं मेजर सोर्सेज ऑफ लिपिड्स। सोर्सेज कौन कौन से होते हैं लिपिड्स के? एनिमल्स एंड प्लांट्स आर दी मेजर सोर्सेज ऑफ लिपिड्स, मतलब कि लिपिड्स के जो मेजर सोर्सेज होते हैं वो एनिमल बॉडी होती है या फिर प्लांट्स होते हैं, ये दोनों में पाए जा रहे होते हैं या बन रहे होते हैं। सो हमें कह सकते हैं कि मेजर सोर्सेज ऑफ लिपिड्स आर एनिमल्स एंड प्लांट्स बॉडी। सो नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के इस्तेमालात क्या क्या होते हैं? लिपिड आर यूज एज ए हाई एनर्जी फूड,
मतलब कि ये ऐसी खुराक के तौर पे काम कर रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इट आल्सो यूज इन द सोप इंडस्ट्री, मतलब सोप इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है सोप्स बनाने के लिए। इट आल्सो यूज एज द मेडिसिन, मतलब कि ये ड्रग्स के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं लिपिड्स। तो हाई एनर्जी हमने क्यों कहा है, क्योंकि देखें ऐसी कोई अनकंडीशनल सिचुएशन होती है जब इंसान या मुसलमानों में बात कर लें कोई फास्ट की कंडीशन होती है ना, तो तब हम कार्बोहाइड्रेट्स तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब बॉडी में एनर्जी की कमी हो रही है तो वो शुगर को ब्रेक करेगा और एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है, अब फास्ट की कंडीशन में हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं अडॉप्ट कर सकते, कुछ खा नहीं सकते, तो कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाएगी। लेकिन एनर्जी तो चाहिए बॉडी को मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करने के लिए, तो लिपिड एक्ट कर रहे होते हैं एज द मेजर सोर्स, एज द हाई सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब कि जो लिपिड्स हमारी बॉडी में जो फैट्स होती हैं वो क्या कर रही होती है, वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती हैं और उसके ब्रेकेज से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। सो इस वजह से हम कहते हैं कि लिपिड्स आर द हाई सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब साबुन बनाने के लिए भी कई फैट्स होती हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जाए, चर्बी इस्तेमाल की जा रही होती है साबुन की इंडस्ट्री में, तो हम कह सकते हैं लिपिड्स इस्तेमाल हो रहे थे इन द सोप इंडस्ट्री। सो नेक्स्ट, मेडिसिन बनाने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए भी लिपिड्स इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। ये बहुत एक लॉन्ग टर्म कंडीशंस हैं, हम इन्हें फिर कभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? द मैक्रोमॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, मतलब कि वो मैक्रोमॉलिक्यूल जो न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनते हैं उन्हें न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? देखिए हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है। 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? नाइट्रोजीनियस बेसिस, मतलब एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल, ये सारे जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है ये मिलते हैं और न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर वो शुगर जिसमें 5 कार्बन पाए जा रहे होते हैं उसे पेंटोज शुगर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉस्फेट ग्रुप। अब फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर मिलके क्या करते हैं? बैकबोन बनाते हैं, एक लॉन्ग चेन बना देते हैं न्यूक्लियोटाइड की और नाइट्रोजीनियस बेसिस उस पर अटैच हो जाते हैं और ये पूरी एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल्स लिंक अप होते हैं, अरेंज हो जाते हैं और बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड एक मैक्रो मॉलिक्यूल या बायो मॉलिक्यूल का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। तो हमें पता चल गया कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। हमने इस लेक्चर में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था न्यूक्लिक एसिड को। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आर 2 टाइप, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं हमारे पास सोर्सेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड पाया कहाँ जाता है? न्यूक्लिक एसिड इज फाउंड इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी, जिसम के हर एक सेल में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। अब नेक्स्ट देखते हैं यूजेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इस्तेमालात क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड इज यूज्ड टू स्टोर एंड पास द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब कि अगली नस्ल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने कहा डीएनए और आरएनए टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट ट्रांसफर फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होता है। अब डीएनए आरएनए को सिंथेसाइज करता है, बनाता है और वो आरएनए फर्दर इन्वॉल्व होता है प्रोटीन बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द डीएनए। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड इंसानी जिस्म या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जिस्म को बनाने के लिए जरूरी होता है, फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए। सो बायोकेमिस्ट्री में नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास विटामिन्स। विटामिन्स आर द एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स, मतलब कि वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में जरूरी होते हैं। सो इन्हें हम एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स कह सकते हैं, उन्हें विटामिन्स कहा जाता है। फिर बात करते हैं टाइप ऑफ विटामिन्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ विटामिन्स, फैट soluble vitamins, water soluble vitamins. Fat soluble vitamins are those, for example vitamin A, C, D and K are the fat soluble vitamins, और water soluble vitamins are the B complex like B1 जैसे thiamine और B2 riboflavin। सो ये हमारे पास B2 विटामिन हो गए। लेकिन हमने कहा है कि विटामिन सी भी वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। अब देखें हमने विटामिन के लेक्चर में बहुत डिटेल से फैट सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल विटामिन को एक्सप्लेन किया था और हमने ये भी देखा कि अगर फैट सोल्यूबल या वाटर सोल्यूबल विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां लाहक हो सकती हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, एबनॉर्मल कंडीशंस जो बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। और उसके अलावा हमने फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन के इस्तेमाल
बाद देखे थे यूजेस क्या क्या होते हैं, और उसके अलावा हमने सोर्सेज की भी बात की थी। और हम ये भी जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है वो विटामिन नहीं जनरेट कर सकती सिवाय विटामिन डी के, जो कि सूरज की रोशनी में एक्सप्लोर मतलब कि सूरज की रोशनी में बैठने के बाद बन रही होती है। सो उसके अलावा जितने भी विटामिन हैं, ये जितने भी एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स हैं या पार्टिकल्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, इन्हें हम एक्सटर्नल सोर्सेज से अपनी खुराक के साथ इस्तेमाल करते हैं, डाइट्स के साथ ले रहे होते हैं टू मेंटेन द फिजिकल हेल्थ ऑफ द बॉडी। सो इस पूरे बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में हमने पहले देखा कार्बोहाइड्रेट्स, उसके टाइप्स, सोर्सेज, यूजेस, फिर हमने बात की प्रोटीन्स की, उसकी टाइप्स की, उसकी सोर्सेज की और उसके यूजेस की। फिर हमने बात की लिपिड्स की, लिपिड्स के सोर्सेज क्या होते हैं और उसके यूजेस क्या होते हैं। फिर हमने बात की न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लिक एसिड को अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद हमने देखा सोर्सेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, फिर यूजेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, फिर टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देन हमने बायोकेमिस्ट्री में बात की विटामिन्स की, द एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स, पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द फिजिकल हेल्थ ऑफ द बॉडी। ठीक है, फिर हमने टाइप्स की बात कर ली, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल विटामिन की, फिर हमने उनको वन बाय वन बहुत डिटेल से डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ हमारी ये मेहनत आपके लिए मददगार साबित हो। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। और अगर आप इस तमाम कोर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mksmathsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे विजिट करें। यहाँ पे आपको आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम डाटा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलेगा फ्रॉम द मैट्रिक टू मास्टर लेवल। Thanks to watch. If you have any query, you can find me in comment box or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.